हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश के प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद तुगलक वंश से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक मैंने इसमें दे दिए हैं, आप इसे देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1351 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह का राज्याभिषेक ठट्टा के शाही शिविर में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की अचानक मृत्यु के बाद मंगोल शाही शिविर को लूटने की योजना बनाने लगे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में शिविर के अमीरों ने फ़िरोज़ तुगलक को शासक बनाया। इसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। जब मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा में युद्ध करने के लिए गया था तब उसकी अचानक वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कोई शासक न होने के कारण जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो उसके शिविर को लूटने की योजना बना रहे थे। और इसीलिए जो वहाँ के अमीर वर्ग था उसने फ़िरोज़ तुगलक को शासक बना दिया, क्योंकि ये उसका चचेरा भाई था इसलिए, क्योंकि कोई इसका विरोध भी नहीं कर पाता। परंतु पहले फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये अस्वीकार कर दिया शासक बनना, परंतु बाद में इन्हें परिस्थितियों को देखकर शासक बनना स्वीकार कर लिया। और जो उसका दूसरा राज्याभिषेक है वो दिल्ली में जाके हुआ, क्योंकि पहला जो इसके राज्याभिषेक था वो ठट्टा में ही शिविर में कर दिया गया था। यह एक कट्टर मुसलमान था, इस कारण इसके दरबार में उलीमा वर्ग की प्रधानता थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासक बनते समय राजकोष की हालत बहुत शोचनीय थी। फ़िरोज़ ने इसे पुनः भरने का प्रयास किया। इसके लिए फ़िरोज़ शाह ने सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए तकावी ऋण को रद्द कर दिया। जब फ़िरोज़ शाह तुगलक शासक बना तो जो राजकोष था बिल्कुल रिक्त हो गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ ऐसे कार्य थे जो उसकी 5 योजनाएं थी, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे वो आपका दोआब कर में वृद्धि हो, या फिर तकावी ऋण वगैरह जो उसने बांटे थे। इन सब में उसने बहुत ज़्यादा धन खर्च कर दिया था, जिसके कारण राजकोष रिक्त हो गया था और ये बहुत बड़ी समस्या थी फ़िरोज़ शाह तुगलक के सामने। इसलिए सर्वप्रथम इसने राजकोष को भरने का प्लान बनाया और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जितने भी जो भूमि थी लोगों को दान दी गई थी और जो उसने तकावी ऋण वगैरह दिए थे लोगों को, ये सब उसने रद्द कर दिया। फ़िरोज़ ने भूमि की माप के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। इसने आधारभूत दोष के बाद भी स्थायी रूप से भूमि कर निश्चित किया, जो इसकी बड़ी सफलता थी। फ़िरोज़ शाह ने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। उसके स्थान पर 4 कर, खराज, खश्म, जजिया, ज़कात लगाए। जो इससे पहले सुल्तानों ने कर लगा रखे थे, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसको सबको हटा दिया और सिर्फ 4 करों को ही उसने इम्प्लीमेंट किया, जिसमें कि खराज, खश्म, जजिया व ज़कात थे। खराज एक प्रकार का भूमि कर था। यह उपज का 1/3 भाग होता था। खश्म युद्ध में प्राप्त लूट की में राज्य का हिस्सा होता था। जजिया गैर मुस्लिम कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। ज़कात एक संपत्ति कर था जो मुसलमानों पर लगाया जाता था और यह 2.5% लगाया जाता था। जो खराज था ये एक प्रकार का भूमि कर था। लोगों को अपनी भूमि से मतलब टैक्स देना होता था और यह जितनी भी उपज होती थी उसका 1/3 भाग होता था। और जो खस्म था वो युद्ध में मतलब जीता हुआ धन हो गया था, जिसे मतलब राजा अपने पास रखता था और राजा अपनी सेना में बांट देता था। और जो जजिया था ये गैर मुस्लिम कर था, यानी कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, एक तरह का टैक्स था। और ज़कात संपत्ति कर था, यह मुसलमानों पर लगाया जाता था और यह उनकी संपत्ति का 2.5% होता था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय लूट का धन 4/5 भाग राज्य का और 1/5 भाग सेना को दिया जाता था। परंतु फ़िरोज़ तुगलक ने 1/5 राज्य को शेष 4/5 सेना को दे दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे यह अपने पास बहुत मात्रा में लूट का धन रखते थे। जैसे कि अगर कोई
राज्य से उनकी आय हुई है अगर 100%, तो उसमें 4/5 वो स्वयं रख लेते थे और 1/5 वो राज्य सेना को दे देते थे। परंतु फिरोज़ तुगलक ने इसका उल्टा करा और फिरोज़ तुगलक ने 1/5 तो अपने पास रखा और 4/5 सेना को दे दिया, जिससे कि उसकी सेना सही से मतलब सुचारू रूप से काम कर सके। फिरोज़ तुगलक ने आमिर उल मोमिन की उपाधि धारण की। यह एक कट्टर मुसलमान था और सुन्नी धर्म को मानने वाला था। इस कारण इसने इसने शिया मुसलमान व गैर मुस्लिमों के प्रति कठोर नीति अपनाई। फिरोज़ तुगलक ने हिंदुओं के मंदिर को लूटा व मूर्तियों को तोड़ दिया। फिरोज़ तुगलक स्वयं को अमीर उल मोमिन कह के बुलाता था। अमीर उल मोमिन का अर्थ होता है खलीफा का उत्तराधिकारी। फिरोज़ तुगलक स्वयं को खलीफा का उत्तराधिकारी मानता था भारत में। यह एक कट्टर मुसलमान था। इसकी माँ थी जो वो एक हिंदू महिला थी, परंतु उसके बावजूद भी यह एक कट्टर मुसलमान था और यह सुन्नी धर्म को मानता था। परंतु जो दूसरा धर्म होता है इस्लाम में, शिया संप्रदाय, उससे यह नफ़रत करता था और उसके जो जितने भी मुस्लिम हैं उनको यह कठोर मतलब उन पे यातनाएं करता था। इसने हिंदू मंदिरों को भी लूटा। इसने ज्वाला देवी के जो मंदिर है उसको लूटा और जो उसकी मूर्तियाँ हैं उसको तुड़वा कर उसने नदियों में उसे फिकवा दिया। इसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए जागीरें, उपाधियां, सम्मान व धन देकर उन्हें प्रोत्साहन किया। फिरोज़ तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने अपने वजीर मलिक मकबूल के कहने पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, इसलिए मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि दी थी। फिरोज़ शाह तुगलक हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, इसलिए वह हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तित करना चाहता था, जिसके लिए उसने उन्हें बहुत सारा लालच दिया, धन दिया और मतलब कई सारी जागीरें वगैरह प्रदान करी। परंतु जो हिंदू नहीं बन पाए, इसने उन्हें पे बहुत अत्याचार किया। इसने ये पहला शासक था जिसने हिंदुओं पर भी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, क्योंकि जो इससे पहले के शासक थे उन्होंने ब्राह्मण, बच्चों, रोगियों इनको छोड़ दिया था जजिया कर से, परंतु यह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और इसने अपने जो वज़ीर था मलिक मकबूल, उसके कहने पर इसने जजिया कर इम्प्लीमेंट किया और उसे खाने जहाँ की उपाधि दी। खाने जहाँ का अर्थ होता है विश्व का स्वामी। यह हिंदुओं को जिम्मी कहकर बुलाता था। इसने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि मैं अपने काफिर प्रजा को मोहम्मद के मजहब को स्वीकार करने के लिए उत्साहित किया तथा मैंने घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति जो मुसलमान बन जाएगा जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। इसकी आत्मकथा थी फुहाते फिरोज शाही। उसमें इसने इसका जिक्र किया है कि यह हिंदू पर जजिया कर को हटा देगा अगर वह मुसलमान धर्म को अपना लेंगे। फिरोज तुगलक का महत्वपूर्ण कार्य कृषि के क्षेत्र में नहरों का निर्माण करना था। इसने 5 नहरों का निर्माण कराया। इसने अन्य नदियों पर 50 से अधिक बांध बनवाए। फिरोज तुगलक ने यात्रियों की सुविधाओं तथा सिंचाई हेतु 160 कुएं खुदवाए। नहरों के नीचे हुए इस प्रदेश में गेहूं, मसूर, गन्ना आदि की उत्तम फसलें बोई जाने लगी। वैसे तो जो फिरोज़ तुगलक का जो काल था यह हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं था, परंतु उसने कुछ जो सुन्नी मुसलमान थे उसके लिए बहुत मतलब अच्छे कार्य किए, जैसे कि इसने नहरों का निर्माण कराया और इसने पुल वगैरह बनवाए, बांध वगैरह बनवाए और उनके आगे जाके आप पढ़ेंगे कि उनके लिए इसने अस्पताल बनवाया और दासों के लिए भी इसने बहुत अच्छे कार्य किए। तो इसका जो युग है वो लोक निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है। सिराज अफीफ फिरोज तुगलक के बारे में कहता है कि इसके काल में सभी घरों में अन्न, संपत्ति, घोड़े तथा फर्नीचर उपलब्ध थे। प्रत्येक के पास खूब सोना चांदी था। ऐसी कोई स्त्री न थी जिसके पास आभूषण न थे और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें उत्तम पलंग व चादर न हो। धन की भरमार थी और सभी सुख सुविधाएं लोगों को प्राप्त थी। सिराज ने तुगलक के बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उसके शासनकाल में जिसके पास धन ना हो और कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी कि जिसके पास आभूषण ना हो।
फिरोज तुगलक ने हक ए सर्ब कर लगाया। यह कर सिंचाई कर था और उन किसानों से लिया जाता था जो सरकारी नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे। फिरोज तुगलक ने जो नहर बनवाई थी वो सरकारी नहर के अंतर्गत आती थी। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और जो लोग उनसे पानी लेते थे, अपने खेतों की सिंचाई करते थे, उन पे यह कर लागू होता था। वह कर के रूप में कुछ राशि जो फिरोज शाह तुगलक जो शासक था उसको देते थे। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए। इसने यात्रियों की सुविधाओं के लिए 200 सराय, 5 अस्पताल, 10 स्नानागार व 100 पुलों का निर्माण कराया। फिरोज ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। यह एक दान विभाग था जिसमें गरीब, अनाथ, विकलांग को दान देना व देखभाल की जाती थी। इसके द्वारा अनाथ व गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसने एक दान विभाग जिसे दीवाने खैरात कहा जाता था इसकी स्थापना की, जिसके द्वारा निर्धन व असहाय मुसलमानों की जो बेटियां होती थीं उसके विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाती थी। फिरोज ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की। यह एक दास विभाग था। इसमें गुलामों की भर्ती करना व उनका निरीक्षण करना किया जाता था। फिरोज ने गुलामों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह पहला शासक था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। इसके शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज तुगलक को बड़ी संख्या में दासों को रखने का शौक था। उसके शासनकाल में दास प्रथा को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। इन गुलामों की देखभाल के लिए उसने ये विभाग बनाया था और अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। 40,000 गुलाम तो शाही महल में सुल्तान की सेवा में ही नियुक्त किए गए थे। शेष गुलामों को प्रांतों में नियुक्त किया गया था, लेकिन यह दास प्रथा हानिकारक सिद्ध हुई। उलेमाओं की भांति ही धीरे धीरे इन गुलामों ने भी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। फिरोज तुगलक ने दार उल सफ़ा विभाग की स्थापना की। यह एक चिकित्सालय था जिसमें रोगियों का मुफ्त में इलाज किया जाता था और उन्हें मुफ्त में भोजन दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने एक चिकित्सालय बनाया जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था। इसमें रोगियों की देखभाल की जाती थी और उसमें मुफ्त में खाना वगैरह भी दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सुधार किए। इसने अनेक पाठशालाओं, मठों, विद्यालयों का निर्माण कराया, जिसमें विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की। फिरोज ने बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को भी संरक्षण प्रदान किया। बर्नी और सिराज ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज तुगलक स्वयं भी एक लेखक था। इसने फुतूहाते फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा जो कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह सूफी संत फरुकुद्दीन गज-ए-सगर का शिष्य था। फिरोज तुगलक ने जो बर्नी और सिराज थे इनको संरक्षण प्रदान किया। इन दोनों ने ही तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। जो बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही है उसमें जो पहले के शासक हैं जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, गयासुद्दीन तुगलक हुआ के साथ साथ फिरोज तुगलक का भी वर्णन मिलता है। परंतु जो सिराज की तारीख ए फिरोज शाही है यह एक जीवनी है जिसमें खाली फिरोज तुगलक के बारे में ही वर्णन मिलता है। फिरोज तुगलक स्वयं भी एक लेखक था। यह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी जिसे फुतूहाते फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसमें 300 नगरों को बसाया। इसने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 360 ईस्वी में अपने भाई जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर को बसाया। फिरोज तुगलक अशोक के 2 स्तंभों अभिलेखों टोपरा अभिलेख व मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कराया। टोपरा स्तंभ लेख को अशोक का अंतिम अभिलेख कहा जाता है।
अशोक के जो ये दो अभिलेख हैं, एक ये टोपरा अभिलेख है और मेरठ अभिलेख है, इसको फिरोज तुगलक ने लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। अशोक द्वारा जो स्थापित ये स्तंभ लेख थे, स्तंभ लेख एक पिलर होता है, उस पे लिखे गए लेख होते हैं जिसे स्तंभ लेख कहा जाता है। टोपरा स्तंभ लेख को अशोक का अंतिम अभिलेख कहा जाता है। यह हरियाणा में स्थित है था। इसी अभिलेख को जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। फिरोज तुगलक एक कुशल सेना नायक नहीं था, वह इसने जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना का गठन किया था। फिरोज तुगलक न तो पराक्रमी शासक था और न ही एक सुयोग्य सेनानायक था। इसने मोहम्मद जो तुगलक था उसके शासनकाल में दिल्ली से जितने भी राज्य अलग हो गए थे उसको जीतने का पुनः प्रयास नहीं किया था। इसने सैनिकों को जागीरें दे दी थी जिससे वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि सैनिकों को जागीरों के रूप में वेतन दिया जाता था और अस्थायी सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन दिया जाता था। बहुसंख्यक सैनिकों को वेतन के बदले विभिन्न प्रदेशों के राजस्व के भाग सौंप दिए जाते थे जिसका हस्तांतरण हो सकता था। इस प्रथा से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला और सैनिक अनुशासन को भारी धक्का लगा। फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था इस्लाम के नियमों पर आधारित थी। फिरोज तुगलक की दंड व्यवस्था अन्य सुल्तानों से उदार थी। अपनी आत्मकथा में फिरोज ने लिखा है कि अपराधियों को पहले राजाओं के समय में बहुत यातनाएं दी जाती थी। महान तथा दयालु ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं मुसलमान को उचित रूप से मारे जाने से रोकूं। फिरोज तुगलक की जो न्याय व्यवस्था थी बहुत उदार थी। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने महसूस किया कि जो पूर्व के जो शासक हैं उनके दंड का जो विधान है बहुत सख्त है, इसलिए इसने उदार दंड विधान को अपनाया। स्मिथ ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसका एक सुधार अंगों को काटना, यातनाओं का अंत करना पूर्णतः प्रशंसनीय है। उसके शासनकाल में तत्व संबंधित आज्ञा का काफ़ी हद तक पालन किया जाता था। फिरोज तुगलक एक पक्का मुस्लिम शासक था तथा इस्लामी कानून का पक्का पालन किया जाता था। बर्नी और सिराज ने फिरोज तुगलक को न्यायप्रिय तथा दयालु शासक बताया है। फिरोज तुगलक ने निर्धन, असहयोग, अनाथ, लड़कियों तथा विधवाओं का भी बहुत ध्यान रखा। बेरोजगारों व रोगी व्यक्तियों के लिए भी इसने विभागों की स्थापना कराई। इसने विद्वानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थाओं उदारतापूर्वक दान दिया और सार्वजनिक कार्य के निर्माण किया तथा कृषि को प्रोत्साहन किया, परंतु उसने गैर मुस्लिम सुन्नी मुसलमानों के प्रति क्रूर व अत्याचारी नीति अपनाई। इसने महिलाओं को संतों की मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 1370 ईस्वी में इटावा के हिंदू जमींदारों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम साम्राज्य की छाया में नहीं रहना चाहते थे। सुल्तान फिरोज ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड के राजा खरकू ने किया। उसने बदायूं के गवर्नर सैयद मोहम्मद की हत्या करवा दी, इसलिए सुल्तान ने स्वयं उसका दमन करने के लिए गया। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद फिरोज तुगलक ने 23,000 हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया और हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार किया। फिरोज तुगलक अपने बड़े पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद खां को शासक बनाया गया, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। फिरोज तुगलक अपना उत्तराधिकारी अपना जो बड़ा बेटा था फतेह खां उसको बनाना चाहता था, परंतु एक उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण इसने अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को शासक बनाया, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। यह भोग विलास में ही लिप्त रहता था। जिसका विद्रोह अमीर वर्ग ने किया। इसे सिंहासन से हटाकर
फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को शासक बनाया गया। पुत्र वियोग में फिरोज तुगलक की शक्ति क्षीण हो गई थी और 80 वर्ष की अवस्था में 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो जितने भी शासक आए वो अयोग्य शासक थे। और जो एंड में आएगा नसरुद्दीन महमूद, उसके समय तैमूर का आक्रमण होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।